जैसे जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। R1, R2, R3, R4, R5। आप देख सकते हो कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ में ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। ये इस तरह से, ये मेरा ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ बना है, इसमें कंप्लीट सर्कल नहीं आया, लेकिन आप अगर देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब आप बनाओगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। in stable orbit. अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेबल ऑर्बिट, इसका मतलब हो गया v इक्वल टू mvr इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। तो v इक्वल टू nh ओवर 2 पाई mr, बट r इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला ले लीजिए, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई mz e स्क्वायर। तो v इक्वल टू हो जाएगा nh ओवर 2 पाई n इंटू एक m से एक n गया, एक h से एक h गया, एक पाई से पाई गया। v इक्वल टू m e स्क्वायर ओवर 2m। अच्छा ये m भी चला गया, सॉरी सर, m भी कैंसिल हो जाएगा। 2h कुछ रह गया ना, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और क्या रह गया ये z अपॉन n। आप जानते हो ये जो है ना e स्क्वायर अपॉन 4h 2h एप्सिलॉन नॉट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसको हम कहते हैं c अपॉन 137 स्पीड ऑफ लाइट। कभी कभार लोग इसको अल्फा बोलते हैं, जिसका नाम होता है फाइन स्ट्रक्चर। तो आपके पास में v का फॉर्मूला बनता है c अपॉन 137 इंटू z अपॉन n। इफ यू विश टू कंक्लूड तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। यानी कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा वेलोसिटी से होगा और फारदेस्ट ऑर्बिट में सबसे कम वेलोसिटी पर होगा। एक बात, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेशन निकालें, बेटा लाल टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन अपॉन वेलोसिटी। मैंने टी के लिए क्या इक्वेशन यूज की, 2 पाई in place of r I am putting r naught n square upon z। चेक करो, r के लिए मैंने ये पुट किया, पूरी इक्वेशन पुट नहीं करूंगा। वेलोसिटी के लिए मैंने ये पुट किया c अपॉन 137 इंटू z अपॉन n। ये हो जाएगा t इक्वल टू 237 137 इंटू 2 4 7 2 अपॉन c पाई r नॉट n क्यूब अपॉन z। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि t प्रोपोर्शन टू n क्यूब है। z तो हाइड्रोजन एटम है, z इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ग्रेटर द ऑर्बिट ग्रेटर द टाइम पीरियड।
यानी कि बहुत बड़ा टाइम होगा सबसे बड़ी ऑर्बिट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन उतना स्लो चल रहा होगा। अगर आप अपने सोलर सिस्टम को भी देखें ना, तो जो सन के बिल्कुल पास है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और जो सन से बहुत दूर है उनकी स्पीड बहुत कम है, और इसीलिए उनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। एम आई क्लियर इन माई स्टेटमेंट? 4 लोग क्लास में। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन स्टेबल ऑर्बिट। स्टेबल ऑर्बिट मतलब nth ऑर्बिट। तो लेट एन इलेक्ट्रॉन is revolving around the nucleus in circular orbit of radius r। ठीक है, देन देखो ये वाला स्टेप में डायरेक्ट लेके चल रहा हूं वरदान दिव्यांश। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E अपॉन आर स्क्वायर। वंशिका चेक करो बेटा, ठीक लिखा मैंने? एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। mv स्क्वायर क्या बनेगा? महत्व 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन आर, है ना? दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन has two energies. Number one, kinetic energy. mv स्क्वायर की वैल्यू यहां से ले आइए। नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होती है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? दोनों की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर कॉमन होगा, यहां रह जाएगा 1/2 माइनस का 1। चेक कीजिए। चेक कीजिए, ठीक है? या फिर पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखी है तो मैं इसे -1 + 1/2, तो E का फॉर्मूला आ जाएगा दिस इज द टोटल एनर्जी। अगर आप यहां पे R की वैल्यू पुट कर दें तो E इक्वल टू -ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट तो E की इक्वेशन बनेगी -m
e to the power 4 over 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, चेक कीजिए, इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. So E is inverse of square of n. E जो है वो स्क्वायर ऑफ n के प्रोपोर्शनल. तो जितनी बड़ी ऑर्बिट होगी, जितने नंबर की ऑर्बिट होगी, एनर्जी उतनी कम होगी. सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर, लेकिन ध्यान रखिए एनर्जी नेगेटिव में होगी, ये भी मत भूलिएगा. ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी नेगेटिव में कम होती जाएगी. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख लिया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया. फ्रॉम इक्वेशन 2 E इक्वल टू -m h स्क्वायर ओवर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है. मैंने h इंटू सी से मल्टीप्लाई किया, h इंटू सी से डिवाइड किया. एच सी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. बेटा लाल, ये जो क्वांटिटी बन रही है ना हेयर, देखो आपके यहाँ जो प्रूव करने को आता है वो यहां तक आता है. ये 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम हेयर टू देयर 3 मार्क का क्वेश्चन होगा. ये जो आगे बात कर रहा हूं ना, ये एक्सटेंड कर रहा हूं इससे, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बनाना है. ठीक है, हेयर m e टू द पावर 4 ओवर 8h क्यूब, इसे आप r कहते हैं. रिडवर्क कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है बच्चों r इक्वल टू मीटर इनवर्स. ये रिडवर्क कांस्टेंट है, यानी कि आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इक्वल टू -RHC ओवर n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. आप लोग R को जानते हो 1.098 इंटू 10 टू द पावर 7. आप H को जानते हो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34. आप C 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो E इक्वल टू मिलता है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर जूल. आप जब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो -13.6 यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा लाल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आता है. आप इसे इक्वेशन नंबर 3 लेके चलिए. अगर मैं आपसे कहूं फॉर H एटम Z इक्वल टू 1, तो E इक्वल टू हो जाएगा -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यह हाइड्रोजन एटम के लिए है. इफ n इक्वल टू 1 तो E1 विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज ग्राउंड एनर्जी लेवल. जो फर्स्ट ऑर्बिट होगी उसे हम कहेंगे ग्राउंड एनर्जी लेवल. अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो E2 -13.6 ओवर 2 स्क्वायर, रिजल्ट हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इक्वल टू 3 E3 -13.6 ओवर 3 स्क्वायर यानी कि -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इक्वल टू 4 E4
-0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ऐसे लगाते जाएंगे, ठीक है, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। n इक्वल टू इंफिनिटी तो E इक्वल टू 0। You can see that how the energy is changing. फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है एनर्जी, फोर्थ में क्या है। ठीक है, क्लियर? आप देख सकते हो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। और इन्फिनिटी ऑर्बिट में क्या है, आप गौर से देखो, ये एनर्जी लगातार डिक्रीज कर रही है नेगेटिव में, और कहां शिफ्ट हो रही है, जीरो की तरफ। अगर आपसे कहा जाए एनर्जी लेवल बनाइए, बेटा लाल, ये n इक्वल टू 1 है, कौन सा वाला है मालूम है? ये सर ये वाला एनर्जी लेवल है, ये वाला फर्स्ट। फिर आप बनाओगे n इक्वल टू 2, जो इससे थोड़ी दूरी पर होगा, दिस इज n इक्वल टू 2। फिर आप बनाओगे n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n equal to 6. You can see that this gap is continuously decreasing, and this is E equal to n equal to infinity. अगर आप इनकी एनर्जी लिखते हैं यहां पर, तो -13.6, -3.4, -1.5, -3, -0.85, -0.55। ये मैंने कैलकुलेट नहीं करी, n इक्वल टू 5 पे, यहां पर 0। आप अगर चेक करो तो आपको पता चल रहा है कि नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। ये जो है बेटा लाल, दिस इज ग्राउंड एनर्जी लेवल। इसे हम कहते हैं हाई एनर्जी लेवल, और क्या कहेंगे, और एक्साइटेड स्टेट। ये हाई एनर्जी लेवल है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ये जो होती है आयोनाइजेशन स्टेट है। अगर मैं आपसे कहूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप कहोगे मुझसे E डेल्टा E इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E1। E इंफिनिटी 0 माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चेक कर सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन को मैं n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में भेजना चाहता हूं, दिस इज डेल्टा E1। इसे आप कहोगे डेल्टा E1 को E2 माइनस E1। बेटा लाल, ये बनता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। आप एक बात को बड़े अच्छे से नोटिस कर सकते हो, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, तो जो एनर्जी है ना वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। अगर आप इससे लेस की एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में नहीं जाएगा। अगर आप n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में भेजना चाहते हो, 13.6 माइनस 1.5, ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आप यहां से थर्ड फोर्थ में भेजना चाहते हो फर्स्ट से, तो जनाब ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है।
यानी कि बीच में कहीं पे बार्गेन नहीं चल रही है। दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम. So the minimum amount of the energy which is required to jump the electron from the ground energy level to any excited state is known as excitation energy. Am I clear in my statement? और सर जो बिल्कुल बाहर जा रहे हैं ये, this energy is known as ionization energy. Got it? Minimum amount of energy for minimum amount of energy required by the electron to jump from ground energy level to excited state. Any excited state is known as excitation energy. इसे आप एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं. तो डेफिनेशन दूसरी लिख लेंगे. दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. On dark background in radiation coming from sun, in these lines on going from one to other end, brightness, thickness and the gap between two lines decreases continuously. ठीक है. These lines were named as H alpha, H beta, H gamma, H delta and so on. H क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि सन के ऊपर तो हाइड्रोजन है. ठीक है. एंड wavelength is given by तो हुआ क्या कि सबसे पहली लाइन तो ये बनी, सबसे ज्यादा ब्रॉड. रेड ऑरेंज कलर की थी सर सबसे पहली लाइन. उसके बाद में हल्की सी येलोइश हुई. आप देख सकते हो इनके बीच का गैप रिड्यूस हो रहा है. डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद. और फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये फाइन लेंस की फॉर्म में आगे की तरफ मिलने लगी. ये जो है
एच अल्फा लाइन है, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से। इनकी वेवलेंथ बनी 1 लैम्डा इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने को मिलेगी हमें, अभी हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये जो n है ये 3, 4, 5, 6 होता है, यानी कि n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, इस तरह से आप आगे की ओर बढ़ते गए। ये सारी की सारी लाइंस जो थी वो एक ही में मिली सन के स्पेक्ट्रम में, लेकिन इसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ और लाइंस को ढूंढा। उनमें नंबर 1 थी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज फाउंड इन यूवी पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसकी वेवलेंथ होती है 1 लैम्डा इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n इक्वल टू 2, 3, 4, 5। बेटा लाल, अगर हम n इक्वल टू 2 लगाते हैं तो हमें मिलती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है 1216 एंगस्ट्रॉम, याद रख लीजिएगा। n इक्वल टू अगर इन्फिनिटी लगाते हैं तो हमें मिलती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। किसी में भी नियर बाई नंबर लगाओगे तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जनाब ये होती है 910 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कहां मिल रही है? ये अल्ट्रावायलेट पार्ट। सेकंड नंबर पर बामर सीरीज ही रही। इसका है ना सम पार्ट इन विजुअल एंड वेरी फ्यू इन इसमें अल्ट्रावायलेट में। वेवलेंथ इज गिवन बाय 1 लैम्डा इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू हम लेके चलते हैं 3, 4, 5, 6। n इक्वल टू 3 लगाएंगे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलती है, जिसको आप कहते हैं 6563 एंगस्ट्रॉम। n इक्वल टू अगर इन्फिनिटी लगाते हैं तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलती है 3636 एंगस्ट्रॉम। ये तो बेटा रेड कलर की है और ये अल्ट्रावायलेट है। ठीक है, नंबर 3 पे मिलती है पाशन। पाशन सीरीज फाउंड इन इंफ्रारेड। इसकी वेवलेंथ होती है 1 लैम्डा इक्वल टू आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये जो n होता है ना 4, 5, 6 होता है। जब आप n इक्वल टू 4 लगाएंगे और जब n इक्वल टू इन्फिनिटी लगाएंगे, आप इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करके कल मुझे बताएंगे, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट। ठीक है, नंबर 4 पर आती है लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट। इसका फॉर्मूला बनेगा 1 लैम्डा इक्वल टू आर यहां पर जो n होता है 5, 6, 7 लगेगा। ठीक है,
फाउंड इन इंफ्रारेड। इसकी भी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। नंबर 5 पर आती है बेटा फूड सीरीज। फाउंड इन इंफ्रारेड, कहिए ठीक है। बेटा लाल, यहां जाकर ये चैप्टर में बातें खत्म हुई, ठीक है। छोटी छोटी सी 2-3 बातें हैं जो हम कल कर लेंगे। आज आप लोग क्या करोगे, इस पर बेस क्वेश्चंस करने की तैयारी करोगे। पहले तो चैप्टर रिवाइज कीजिएगा एंड कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे अलॉन्ग विद द सम शॉर्ट क्वेश्चंस। या बीच में अगर कोई बात रह गई हो, अपने अपने सिलेबस को आप लोग आईएससी एंड सीबीएसई वालों अपने अपने सिलेबस को चेक कर लेना। हालांकि मैंने अपने हिसाब से सारा बताया है, एक छोटी सी बात नहीं हुई है, वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के टर्म में बोहर मॉडल, वो कल हम लेकर चलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? एनीवन 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 एनीवन? ठीक है जी, ऑफ करूं मैं? थैंक यू सर। जीते रहो बेटा। थैंक यू लेकिन बेटा सर। लाल इसको रिवाइज करना, यहां से क्वेश्चन जरूर